एपिसोड 1080। आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के मेरे कमरे में घुसने की? अद्राक्ष दूसरे ही पल गुस्से से बोला। अभी अभी आई नाज बिल्कुल चुप रह गई। उसने इस वक्त ग्रीन लहंगा पहन रखा था। उसके गले में दुपट्टा था जिसे उसने कसकर रखा था। चेहरे पर न्यूड मेकअप था, लेकिन अद्राक्ष की बात सुन उसका चेहरा उतर गया। अद्राक्ष फिर से गुस्से में बोला, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको समझ क्यों नहीं आता कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना? मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसे अभी चेंज करूंगा। ये कहकर वो गुस्से में वहां से जाने ही वाला था, तभी दक्ष की ठंडी आवाज आई। खबरदार, अगर तुमने चेंज करने की कोशिश भी की तो चुपचाप पूजा में जाकर बैठ जाओ। अद्राक्ष के कदम रुक गए। उसने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन डैड। पर दक्ष ने हाथ उठाते हुए कहा, बस मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना और न ही इस टाइम कोई तमाशा चाहिए। अद्राक्ष गुस्से से कमरा छोड़कर सीधे जाकर मंदिर में बैठ गया। इधर नाज ने धीरे से कहा, जाने दीजिए दक्ष, अगर वो नहीं पहनना चाहता तो उसे चेंज करने दीजिए। आप या मैं जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन दक्ष ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वो हमारा बेटा है, वही करेगा जो हम कहेंगे। इसी के साथ उसने नाज का हाथ पकड़ा और सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। इधर बाकी सब उन्हें देख रहे थे। तभी इबादत ने फोन उठाते हुए कहा, अभी तक दर्श ने अपना फोन स्विच ऑन नहीं किया है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सब यहाँ अपने अपने पार्टनर के साथ हैं, बस एक दर्श ही गायब है। उसी वक्त अदांशी आए और इबादत के हाथों को हिलाते हुए क्यूटली बोली, मम्मा, डैडी कहाँ हैं? ये सुनकर इबादत हिचकिचाते हुए बोली, तुम्हारे डैडी ऑफिस के काम से गए हैं, पर वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब तक बड़े पापा के पास जाओ। ये सुनकर अदांशी ने अपना छोटा सा सिर हाँ में हिलाया और दौड़ते हुए दक्ष की गोद में जाकर बैठ गई। इतनी सारी बातें हो रही थी, पर इबादत की नजर अब भी गेट की तरफ ही थी। तभी अंतरा ने दक्ष से गुस्से में कहा, दक्ष, अभी के अभी अपने भाई को फोन लगाओ, पूछो कि कब तक आएंगे। दिवाली पूजा शुरू होने वाली है, अभी तो उन्होंने चेंज भी नहीं किया होगा। पता नहीं इतने लापरवाह क्यों हैं। दक्ष कुछ जवाब देता उससे पहले ही गेट से आवाज आई, मैं इतना भी लापरवाह नहीं हूं, इसलिए कल ही ऑलरेडी रेडी हो चुका हूं। दानिश की आवाज सुनकर सबकी नजरें गेट की तरफ गईं। डार्क ग्रीन कलर के कुर्ते में दानिश अंदर की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर अंतरा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। दानिश ने उसे घूरते हुए कहा, अब इतनी भी सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ उसने झटके से अंतरा की कमर पकड़ ली। अंतरा ने तुरंत घबराते हुए कहा, दानिश क्या कर रहे हैं? दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो एक पति को करना चाहिए। ये कहते हुए उसने उसकी आंखों से काजल निकाला और उसके कान के पीछे लगाते हुए बोला, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाना जरूरी है। एक पल के लिए अंतरा बस दानिश को देखती रह गई। इधर बाकी सब भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। नाज ने उन्हें देखकर धीरे से कहा, मॉम डैड एक परफेक्ट कपल है। पर तभी दक्ष ने हल्के व्यंग्य में कहा, क्योंकि मैं परफेक्ट हस्बैंड नहीं हूं। ये सुनकर नाज ने मुंह बनाते हुए कहा, आपकी गलतफहमी है। दक्ष हल्की स्माइल के साथ मुड़ गया। इधर इबादत परेशान होकर बोली, दर्श कहाँ हो तुम? प्लीज आ जाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ दोबारा तुम पर ऐसे नहीं चलाऊंगी। प्लीज आ जाओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तभी दानिश ने चारों तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा छोटा साहब कहाँ है? क्या उसे होश नहीं कि घर में आज दिवाली पूजा है? अंतरा ने हिचकिचाते हुए कहा, दानिश वो इस वक्त ऑफिस में अपना काम कर रहा है। दानिश ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अंतरा ने गहरी सांस लेकर कहा, दरअसल इबादत और उसके बीच थोड़ी बहस हो गई थी, जिस वजह से वो गुस्से में यहां से चला गया। लेकिन वो थोड़ी देर में आ जाएगा, जैसे हर बार करता है। दानिश ने सीरियस होकर पूछा, लेकिन उसे गए कितना टाइम हो गया? इबादत ने घबराते हुए कहा, पिछले 4 घंटे से, फोन भी स्विच ऑफ है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है डैड। दानिश ने जवाब में शांत आवाज में कहा, फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा। इबादत ने अपना सिर हिला दिया। तभी दर्श की नजर अदांशी, कपकेक और अद्राक्ष पर गई। उन दोनों को देखकर वो हल्की स्माइल के साथ उनकी तरफ बढ़ा। उसने नीचे झुककर कपकेक को अपने गोद में उठाया और उसके कुर्ते के डायमंड को ठीक से सेट करते हुए कहा, छोटे शहजादे, तुमने तो अपनी खूबसूरती में मुझे भी पीछे छोड़ दिया। ये कहकर वो उसके चेहरे को सहलाने लगा। कपकेक खिलखिलाकर हंसने लगा। उसके खिलखिलाहट से पूरा मंदिर भर गया और सभी मुस्कुराने लगे। पर तभी अद्राक्ष ने इरिटेट होकर कहा, दादू, अगर आपको इसके साथ खेलने का शौक है तो जाकर कमरे में खेलो, यहाँ इसकी आवाज से मुझे इरिटेशन हो रही है। अचानक से कपकेक की पूरी स्माइली गायब हो गई और अब वो टुकुर टुकुर अद्राक्ष को ही देखने लगा। तभी दानिश ने हॉकी स्माइल के साथ कहा, वो तुम्हारा भाई है तो मैं इसके साथ थोड़ी प्यार से पेश आऊंगा। अद्राक्ष ये सुनकर गुस्से से कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले अंतरा जल्दी से आगे आती हुई बोली, पंडित जी आरती करने जा रहे हैं, हमें आरती पर ध्यान देना चाहिए। तभी दानिश ने अदांशी को भी अपनी गोद में उठा लिया। अब कपके और अदांशी दोनों ही अपने दादू की गोद में थे और दोनों आरती में तालियां बजा रहे थे। सभी आरती पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन इबादत की नजर गेट से हट नहीं रही थी। इधर दूसरी तरफ खुराना विला में इस वक्त विरांश सोफे पर बैठा हुआ था।
उसके हाथ में शराब की बोतल थी और दूसरे हाथ में अधीरा की फोटो। उसकी फोटो को देखकर गुस्से से बोला, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता रहा, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। उस अधिवीर के पास चली गई जबकि उसने तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया था। मैं तुम्हें दोस्ती का बहाना बनाकर रखना चाह रहा था कि आगे चलकर तुम मेरी हो जाओगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे तुमसे दोस्ती का बहाना करना पड़ा, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हें हासिल करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। मैं उसे अधिवीर ग्रोवर की उसकी औकात याद दिलाऊंगा। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, बस तुम मेरा इंतजार करना। इसी के साथ वीरांश ने पूरी बोतल खत्म की और अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ माहेश्वरी विला में तन्मय ने जल्दबाजी में कहा, हमें थोड़ी देर में ओबरॉय पैलेस के लिए निकलना होगा। आज खुद दानिश ओबरॉय ने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है, हमें लेट नहीं करना चाहिए। भाविका, अभी और कितना टाइम लगेगा? तन्मय ने कहा। भाविका जल्दी जल्दी अपनी 3 साल की बेटी ताशवी को रेडी करते हुए बोली, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको पता है ना कि आपकी बेटी को रेडी करने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है। ये महारानी तो जल्दी रेडी होती ही नहीं है। ताशवी, जो बेबी पिंक कलर के मिनी लहंगे में रेडी हो रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। तन्मय मुस्कुराकर बोला, आखिर ये मेरी बेटी है, नखरे तो दिखाएंगे ना। भाविका ने मुंह बना लिया। तभी अंदर आते हुए राजेश जी ने कहा, ये प्रेसिडेंट की बेटी है, जब इंडिया के प्रेसिडेंट ही हर चीज में आजकल लेट कर रहे हैं तो उसकी पोती क्यों न करे। राजेश जी की बात सुनकर भाविका और तन्मय दोनों गेट की तरफ देखने लगे और मुस्कुराने लगे। इधर ताशवी ने तुरंत पाउट बनाया और राजेश जी से मुंह फेर लिया, जिसे देखकर राजेश जी हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ ग्रोवर पैलेस के मंदिर में पंडित जी पूजा की तैयारी करवा रहे थे। राघवन रेड कलर के कुर्ते में बैठकर पूजा की विधि कर रहा था और उसके गोद में बैठा घिरांश पूजा का सत्यानाश कर रहा था। वो पूरा सामान इधर उधर फेंक रहा था, जिसे एक नौकर बार बार फिर से रख रहा था। घिरांश को तो बस शैतानियां करने से मतलब था, वो सब कुछ इधर उधर फेंक रहा था। तभी राघवन ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? देखो, थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली है। तुम्हारे मॉम डैड भी आने वाले हैं। अगर तुम शैतानी करोगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया है और तुमने अपने कपड़े भी खराब कर लिए हैं। राघवन ने घिरांश के चेस्ट पर लगे डायमंड का ब्रोच दिखाते हुए कहा, और ये डायमंड ब्रोच तुमने तो इसे अपने पजामे में लगा लिया। तुम इतनी शैतानियां कहां से सीख रहे हो? कहीं तुम्हारे नाना तो नहीं सिखा रहे? घिरांश की आंखें अब छोटी छोटी हो गईं। उसने दूसरे ही पल छोटे से कलश को उठाया और सीधे राघवन के मुंह पर दे मारा। राघवन जोर से चिल्लाया, पागल लड़के, ये क्या किया? इधर पंडित जी भी डरते हुए घिरांश को देखने लगे। घिरांश किसी शैतान से कम नहीं था। नौकर पहले ही सारा सामान इकट्ठा करते करते थक चुका था। राघवन ने तुरंत अपनी नाक पकड़ ली क्योंकि उसकी नाक लाल हो चुकी थी, लेकिन घिरांश खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने रेड कलर का छोटा सा कुर्ता पहन रखा था। वो बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन उसका क्यूट चेहरा उसकी शैतान हरकतों को छुपा नहीं पा रहा था। तभी वहां गुस्से भरी आवाज आई, घिरांश, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपने डैड जी को ऐसे नहीं मार सकते। अधिवीर की आवाज सुनकर घिरांश के छोटे छोटे दांत दिखाना बंद हो गए और अब वो अधिवीर को देखने लगा। अधिवीर ने भी रेड कलर का कुर्ता पहन रखा था। वो अंदर की तरफ बढ़ा और घिरांश को सीधे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, जाकर ऑइंटमेंट लगवा लीजिए। वैसे गलती आपकी है, आपने ही इसे दुलार में पूरा बिगाड़ दिया है। राघवन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं जो अपने पोते की मार से ऑइंटमेंट लगवाने चला जाऊं। मैं फौलाद हूं और अपने पोते को भी फौलाद बनाऊंगा। ये सुनकर अधिवीर ने उन्हें अजीब नजरों से देखा, लेकिन तभी घिरांश ने अपने छोटे छोटे हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। वो अधिवीर की गोद से नीचे उतरने लगा, पर अधिवीर ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और अपने साथ पूजा में बैठते हुए बोला, अब तुम सिर्फ मेरी गोद में रहोगे। तुम बहुत बिगड़ गए हो, अब अपने डैड जी की गोद में बिल्कुल नहीं जाओगे। ये सुनकर घिरांश ने पाउट बना लिया। वो अधिवीर को ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे अपनी नजरों से ही उसे मार डालेगा। अधिवीर भौहें चढ़ाते हुए बोला, मुझसे डराने की कोशिश मत करो, तुम्हारा बाप हूं मैं। अपनी आंखों से मुझे घूरना बंद करो। घिरांश उसकी गोद में फिर से कसमसाने लगा तो राघवन ने कहा, ये मुझे परेशान नहीं कर रहा था। मैं वादा करता हूं दोबारा इतना दुलार नहीं करूंगा। लव, इसे मेरी गोद में दे दो। लेकिन अधिवीर ने हाथ उठाते हुए कहा, नहीं, आप जाकर ऑइंटमेंट लगाए, मैं इसे संभाल लूंगा। राघवन ने मुंह बना लिया और उठकर चुपचाप वहां से चला गया। इधर घिरांश ने राघवन को जाते देखा तो तुरंत आवाजें निकालने लगा जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अधिवीर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, चुप हो जाओ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, बाप हूं तुम्हारा। तुम्हें मेरे साथ ही बैठने में क्या प्रॉब्लम है? तभी घिरांश ने अचानक बहुत जोर से अधिवीर के हाथ पर काट लिया। अधिवीर ने हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन घिरांश ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके हाथों को और कसकर पकड़ लिया और फिर से काटने लगा। अधिवीर दांत पीसते हुए बोला, इस लड़के ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? इतना शैतान क्यों है? इतना तो मैं भी नहीं था। उसी वक्त वहां अधीरा की हंसने की आवाज आई। अधिवीर ने भौहें चढ़ाई और गुस्से से अधीरा को देखने लगा। कुछ कहने ही वाला था कि एक पल के लिए उसे देखकर उसकी आवाज थम गई और वो बस उसे देखता रह गया।
अधीरा ने जब अधिवीर की इंटेंस नजरें खुद पर महसूस की तो उसके गाल हल्के से लाल पड़ गए। उसने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए अपनी रेड कलर की साड़ी को संभाला और उसकी तरफ बढ़ी। अधिवीर बस उसी को देखता रह गया। इधर घिरांश पूरी ताकत से अधिवीर की गोद से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर अधिवीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसकी नजरें सिर्फ अधीरा पर टिकी थीं। अधीरा ने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसके साथ उसने पूरा भरा हुआ चूड़ा, गले में मंगलसूत्र और डायमंड नेकलेस, कानों में लॉन्ग डायमंड इयररिंग्स और पैरों में पायल पहनी थी। उसकी सीधी मांग में सिंदूर भरा था। न्यूड मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी पतली सी कमर पर डायमंड चैन चमक रही थी। वो धीरे धीरे जाकर अधिवीर के पास बैठ गई। अधिवीर अब भी उसे घूर रहा था। आखिर अधीरा ने धीमे आवाज में कहा, जहां पंडित जी बैठे हैं वहां कुछ तो शर्म करो। ऐसे देख रहे हो जैसे आंखों से ही मेरी साड़ी खोल रहे हो। ये सुनते ही अधिवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने पीछे से उसकी पतली सी कमर को अपने हाथों में भर लिया। अधीरा के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। अधिवीर स्टॉप, ये मंदिर है, वो बोली। लेकिन अधिवीर ने उसे और करीब खींचते हुए धीरे से कहा, आंखों से अगर मैं तुम्हें देखूं तो तुम हर वक्त मेरे सामने बिना कपड़ों के ही रहती हो, पर आज की रात तुम्हारी ये साड़ी मैं खुद उतारूंगा। अधीरा का दिल जोर से धड़क उठा और वो बस उसे देखती रह गई। दोनों एक दूसरे में खोए थे, पर तभी एक तीसरी आंख उन्हें घूरने लगी। घिरांश अपने मॉम डैड को टुकुर टुकुर देख रहा था। जब उन दोनों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो आखिर में घिरांश ने अपना छोटा सा सिर उन दोनों के बीच में डाल दिया। अधीरा और अधिवीर दोनों का चेहरा एकदम दूर हो गया। अधिवीर गुस्से से बोला, ये लड़का आखिर चाहता क्या है? अधीरा जल्दी से खुद को संभालते हुए हंसी और बोली, शायद ये चाहता है कि तुम उसकी मॉम को ऐसी हवस भरी नजरों से मत देखो। ये कहकर उसने घिरांश को अपनी गोद में लिया और बोली, बेबी मम्मा कैसी लग रही है अब? घिरांश बहुत ही ध्यान से अधीरा को देखने लगा। अधीरा को देखते ही वो तुरंत उसके सीने से लिपट गया तो अधीरा ने रोने जैसा मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। इधर अधिवीर ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुम इसे अभी फीडिंग करवा दो क्योंकि मैं तुम्हारी साड़ी खोलूंगा। अधीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो मुंह बनाकर घिरांश को देखने लगी जो उसके सीने से लिपटकर फीडिंग करने की प्लानिंग कर रहा था। अधीरा इरिटेट होकर बोली, तुम दोनों बाप बेटे से तारीफ नहीं होती। एक शब्द भी मेरी तारीफ में बोला नहीं गया। बस बाप को साड़ी खोलनी है और बेटे को मेरा ब्लाउज खोलना है, इससे ज्यादा तुम दोनों से कुछ नहीं होता। अचानक से पंडित जी उसे देखने लगे और वहीं अधिवीर ने दूसरे ही पल अधीरा के मुंह पर हाथ रख लिया। आर यू क्रेजी? तुम पंडित के सामने कैसी बातें बोल रही हो? अधीरा ने इरिटेट होते हुए कहा, मैंने क्या गलत बोला? और पंडित जी इतने भी शरीफ नहीं होंगे। उन्होंने भी तो अपनी बीवी की साड़ी कभी ना कभी खोली ही होगी ना, तभी तो उनके दो बच्चे हैं, राइट पंडित जी? ये कहकर वो अब पंडित जी को टुकुर टुकुर देखने लगी। इधर पंडित जी सदमे में चले गए। डेली एपिसोड चाहिए ना टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट।